प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप? अंकुर, आप आज क्लास में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट्स होना चाहिए, अदर कोई भी कमेंट्स नहीं होना चाहिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, ठीक है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो आज की क्लास का टॉपिक होना चाहता है। टॉपिक सुन लीजिएगा पहले कि टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों। टॉपिक आपका सेंसस। अगर मैं बात करता हूं, आज की क्लास का टॉपिक है जनगणना। जनगणना मतलब जनता की गणना करना। हमारे भारत में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने गांव में रह रहे हैं, कितने शहर में रह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं आज की क्लास का जो टॉपिक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइएगा आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों ये बताइएगा, नहीं नहीं फैमिली मेंबर आप बात की बताइएगा, पहले आप ये बताओ कि आप कितने भाई बहन हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने भाई बहन हो तो आप काउंटिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता 2 भाई हैं 3 बहन हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, तब आप गिन के बताओगे जी मेरी फैमिली में 10 लोग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फैमिली, तो आपने बता दिया, अब आपकी पूरी सिटी में या पूरे गांव में कितने मेंबर रहने, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आप लोग काउंटिंग करोगे कि भाई यहाँ इस कॉलोनी में इतने, इस कॉलोनी में इतने, इस कॉलोनी में इतने, इस कॉलोनी में इतने, तब जाकर आप कहोगे कि सर पूरी सिटी में 20,000 मेंबर हैं। कितने? 20,000 मेंबर हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये सेंसस होता क्या है, मतलब जनगणना, अगर मैं जनगणना की बात करता हूं दोस्तों कि आपको गिन के बताना है कि आपके यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने काउंटिंग की, भाई मेरठ में कितने रह रहे हैं, आपके यहाँ कितने रह रहे हैं, गाजियाबाद में कितने, हापुड़ में कितने, और आप लोगों ने गिनकर बता दिया कि सर इतने हैं। मैं पूछता भाई बहन कितने, सर 3 बहन 1 भाई हैं, ये लोग तो आप आराम से बता देते। अगर मैं पूछता भाई आपके फैमिली मेंबर बताओ, मैं आपसे कहता भाई फैमिली मेंबर बताओ बच्चों कितने हैं, तो आप लोग क्या करते, आपको पता है मम्मी पापा दादा दादी 4 वो और 3 भाई बहन, कुल मिला के 7 हैं। काउंटिंग आपको वहां भी करनी पड़ी, काउंटिंग आपको वहां भी करनी पड़ी। अच्छा, आशीष कह रहे हैं कि मेरा मेरठ एग्जाम पढ़ा। बेटा कौन से स्कूल में आपका? मेरठ में कौन से स्कूल में एग्जाम आया, कौन से कॉलेज में आपका एग्जाम आया है? हाँ सुन रहा हूँ दीपांशु। अगर आपको मेरठ में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो, मतलब जनगणना क्या होती है आप लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूं बच्चों। स्कूल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आपका कॉलेज कहाँ, तो मैं यहीं से आपको बता दूंगा कि आपका कॉलेज वहां होगा मेरठ में। बस एक बार आप कॉलेज का नाम मुझे बता देना, ठीक है? अब बच्चों बात आती है कि सर ये जनगणना होती क्या, तो जनगणना मतलब जनगणना, जनता की गणना करना, ठीक है सुमित? जिसका भी मेरठ में मुझे बता देना। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता है। अब बच्चों जनगणना, सबसे पहले आप ये देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा है व्हाट इज सेंसस। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि जनगणना क्या होती है, जनगणना क्या होती है बच्चों, अगर मैं जनगणना की बात करता हूं तो जनगणना होती क्या है बच्चों, जनगणना हम लोग क्या होते हैं, ये देखो सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखो बच्चों, जनगणना, जनसंख्या जनगणना किसी देश या देश के अच्छी तरीके से परिभाषित हिस्से में सभी व्यक्तियों को एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने की व्यवस्था को ही हम जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जनगणना। अगर आपसे पूछे जनगणना क्या होती है तो आप लोग बताएंगे कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर या देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं उन सबको काउंट करके आप ये बताओगे कि कितने यहाँ पर मेल हैं, कितने फीमेल हैं, हमारे भारत का लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, हमारे भारत का सेक्स रेशो क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा सौरभ, ठीक है भैया? अगला पॉइंट देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर ये जो जनगणना है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बेटा आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो, और वो पॉइंट था आपका क्या? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप
बेटा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सिटीजनशिप किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सिटीजनशिप होती है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मतलब नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये भी आपके गृह मंत्रालय के, यानी कि होम मिनिस्ट्री। किसके? होम मिनिस्ट्री। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो 10 वार्षिकी जनगणना होती है और जो आपकी सिटीजनशिप होती है ये आपकी आप किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये आती है बेटा आपके जो मैंने अभी आपको बताया गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था बेटा, ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था कि नागरिकता किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय। अगर आपने नागरिकता की बात करी है वो आपसे जनगणना ही पूछ सकता है कि जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कराता है, तब भी बच्चों ये ध्यान रखना ये आपका गृह मंत्रालय ही देता है। कौन सा? हाँ नंदनी लूंगा बेटा, लूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, आराम से समझिएगा इस पॉइंट को, आराम से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा मैं यहां से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ये वैसे तो मैंने यहाँ पे जो फोटो लगाया है आपको लग रहा होगा कि सर ये जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के समय का ये फोटो है। बच्चों एक बात बताओ, हाँ हाँ दूंगा सौरभ दूंगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ कि सर यहाँ पे कितने मेंबर हैं, ये जो भीड़ लग रही है यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है चिल्ड्रन भी है, आप बताइएगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, जरा काउंट करके बताओ। तो आप लोग कहोगे सर इनकी हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, और काउंटिंग करने के बाद में हमें मेल को एक तरफ करना पड़ेगा और हमें फीमेल को एक तरफ करना पड़ेगा, है ना, और सर हमें फिर चिल्ड्रन को एक तरफ करना पड़ेगा। फिर हम बता पाएंगे कि इसमें से 100 मेल हैं और अगर बात करूं फीमेल की तो 80 फीमेल हैं और 20 बच्चे। मतलब एक मैंने तो आपको रेशो दिया है सिर्फ ऐसा ही। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि ये जो भीड़ है इस भीड़ को आप तभी बता सकते हो जब आप क्या करोगे, जब बच्चों इनकी काउंटिंग करोगे। और वही काउंटिंग करना क्या कहलाता है? वही काउंटिंग करना आपका बेटा सेंसस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है, जनगणना कहलाता है। वर्ल्ड में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, आप जरा इस पॉइंट को देखिएगा, वर्ल्ड में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी दोस्तों, बात उसकी आती है कि सर वर्ल्ड में जो जनगणना हुई थी सबसे पहले वो कहां पर हुई थी? पता है किसी बच्चे को? वर्ल्ड में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो कहां पर हुई थी? मैं जानता हूं कि आप लोगों का जवाब 1872 आएगा और वो गलत होगा। नहीं बच्चों तबियत नहीं, थोड़ा सा कुछ पर्सनल इशू चल रहा है घर पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हालत डाउन आपको लग रही है, परेशान मत होइएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। वर्ल्ड में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी, आप लोगों को 1872 याद है, लेकिन मैं आपको 1500 पर लेकर चलूंगा। आप लोगों को 1872 याद है कि हमारे भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन बेटा ये इंडिया में हुई है। मैं बात आपसे कर रहा हूं वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो जनगणना हुई थी वो सबसे पहले कहां पर हुई थी? सर चैप्टर के नोट्स कैसे बनाए? बेटा चैप्टर के नोट्स लिख के बनाओ वैष्णवी, और क्लास के बाद में मुझसे बात करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे बने। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सन 1500 ईस्वी में इजराइल के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मूसा, के द्वारा यहां के निवासियों की गिनती की गई थी कि इजराइल में कितने लोग रह रहे हैं। तो बच्चों इसे क्या माना जाता है? वर्ल्ड में पहली जनगणना, वो दोस्तों ध्यान रखना वो कहां पर हुई थी? वो सन 1500 ईस्वी में वो हुई थी इजराइल में। लेकिन दोस्तों व्यवस्थित रूप से आधुनिक रूप से भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी साथियों? तो आधुनिक पद्धति पर जो पहली जनगणना हुई थी वो सन 1749 में हुई थी, और वो हुई कब थी? स्वीडन में। वो हुई कहां थी? स्वीडन में। अगला सवाल मैं आपको बता दूं बच्चों, हम लोग 1500 में किसके गुलाम थे जरा बताना? हमारे देश में 1500 में कौन राज कर रहा था यहां पर? अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में उस समय किसका शासन चल रहा था 1500 में? अभी पता लग जाएगा तैयारी आपकी कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपको और 20 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो अभी। आ जाओ दोस्तों,
आप लोगों का आंसर सबका गलत है, मैं आप बताता हूं दोस्तों। इस समय पर भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल था। किसका? सिकंदर लोदी का शासन था इस समय भारत में। और जो बच्चे मुगल बता रहे हैं, बेवकूफों, भारत में अगर मुगलों की बात करते हो तो मुगल भारत में कब आए हैं? अगर मैं मुगलों की बात करता हूं, अरे भारत में बाबर सबसे पहले 1526 में आएगा, और मैं बात 1500 की कर रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारा इतिहास कमजोर है दोस्तों, आपका इतिहास अच्छा नहीं है। सिकंदर लोदी उस समय भारत में शासन कर रहा था। और बात की जा रही है दोस्तों आधुनिक पद्धति पर जो पहली व्यवस्था हुई थी सन 1749 में, तो हम 1749 में किसके गुलाम थे? अगर मैं 1749 की बात करता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कोमल वो ठीक नहीं है बेटा अभी, है ना। आपको बता दूं जो 1749 की बात की जा रही है, तो 1749 में हम ब्रिटिश के गुलाम थे। किसके? ब्रिटिश के गुलाम थे। तो बच्चों ये डाउट जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये एग्जाम में आते हैं और बच्चे इन पॉइंटों को गलत करके आते हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि जब वर्ल्ड में पहली बार जनगणना हो रही थी, तब उस समय भारत में दिल्ली पर किसका शासन था? तो बच्चों उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी यानी कि लोदी डायनेस्टी का शासन था। और जब भारत में जब वर्ल्ड में पहली नियमित रूप से जनगणना हुई थी, उस समय पर भारत में ब्रिटिश का शासन था। किसका? ब्रिटिश का शासन था। इसका मतलब अब बात आती है, तो सर हमारे भारत में पहली जनगणना कब हुई? समझ रहे हो ना? अब हमारे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? अगर एक बच्चा पूछ रहा सर जनगणना का मतलब क्या होता है? ऋतिक जनगणना का मतलब होता है जनता की गणना करना, यानी कि पब्लिक को काउंटिंग करना कि आपके यहाँ पे कितने मेल, कितने फीमेल, कितने अनमैरिड है, कितने मैरिड है, ये सब होता है बेटा। अब बात आती है कि हमारे भारत में इसकी शुरुआत कब होती है। आप लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर तो देख ली, लेकिन अगर मैं देखता हूं कि दोस्तों जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी वाल्टर, एक अंग्रेज अधिकारी थे, ध्यान रखना ये एक ब्रिटिश मैन थे दोस्तों, हेनरी वाल्टर, इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन 1872 में जो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, अरे तुम बेवकूफ हो, कौन बच्चा बोल रहा है? नेहरू राज। सर मैराथन नहीं ली थी, आप झूठ बोलते हो। मैंने मैराथन ली है पेड बैच में, 1 घंटे 45 मिनट में पढ़ा कर आया हूं अभी। क्या बात करते हो यार? इसे बीसी को हटाओ बेटा, यहां पे एडी करो। आइएगा जरा। अब बात आती है कि मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है, लेकिन हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना होती है, मतलब अब ये क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। समझ रहे हो ना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी व्यक्ति के प्रयासों से हमारे भारत में सन 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। और जब 1872 में जनगणना हुई थी, वो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मेयो। वो कौन था दोस्तों? वो था आपका लॉर्ड मेयो। लेकिन जब इसने जनगणना कराई थी तो इसके शॉर्ट नोटिस में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना होगी। समझ रहे हो ना? हर 10 साल बाद भारत में एक जनगणना होगी, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था दोस्तों। लेकिन अगले ही कुछ समय उपरांत अगर मैं बात करता हूं तो एक और अंग्रेजी अधिकारी आएगा जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, और ये हमारे भारत में पहली जनगणना कराएगा बच्चों। ये 17 फरवरी 1881 की बात है। और 17 फरवरी 1881 से लेकर आज तक भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना हुई है बेटा। कब से कब तक अगर मैं बात कर रहा हूं, 1881 से लेकर 2011 तक हमारे भारत में हर साल एक जनगणना हुई है। लेकिन अब जो जनगणना होनी थी 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन बच्चों ना तो 22 में हो पाई, ना 23 में हो पाई, ना 24 में हो। अब 24 में होगी नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां नहीं हो पाई बच्चों। उसका कारण था कोविड, उसका कारण था कोविड। अब भाई 22 में क्यों नहीं हुई, 23 में क्यों नहीं हुई, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आजादी के बाद जो पहली हुई थी, आजाद कब हुए? आजाद हुए सर 1947 में। और आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। इसका मतलब टोटल अगर भारत में पूछे टोटल कितनी हो चुकी हैं, तो बेटा टोटल हो चुकी हैं 15। अगर पूछे आजादी के बाद कितनी हो चुकी हैं, तो आजादी के बाद हो चुकी है भारत में 7।
आजादी के बाद भारत में कितनी हो चुकी है? 7। इसे भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी लिख लीजिएगा, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी में बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का पिता। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, ये भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। कई बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है, कई बार पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है, कई बार। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप इसे पढ़ना या फिर छोड़ के चले जाना, लेकिन दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसे पढ़ाऊंगा, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसे पढ़ाऊंगा जरूर। अगला पॉइंट देखो, अगर यहां से सवाल आता है तो आप लोग बताएंगे क्या? अगर यहां से सवाल आता है आप लोग बता दोगे कि हमारे भारत में पहली जनगणना कब हुई, किसके काल में हुई, किसने करवाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दोस्तों वो है आपका लॉर्ड रिपन। वो क्या है आपका? लॉर्ड रिपन। ये आपको याद रखना है। लेकिन उस समय हमारे भारत में जो पहले जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था आपका WC। क्या नाम था बच्चों? WC प्लाइडेन। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था प्लोडेन। क्या नाम था भैया? प्लोडेन। ये भारत के जनगणना आयुक्त थे उस समय। लेकिन ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि 1881 के बाद, 1881 से प्रत्येक 10 साल बाद भारत में एक बार जनगणना होती है। भारत में एक बार जनगणना होती है। ऋतिक अब तबियत ठीक है उनकी सर की, शायद परसों आएंगे पढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखो 2011 की बात करते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके पेपर में आएगा वो 2011 से आएगा। आपके पेपर में जो सवाल आएगा वो 2011 से आएगा, ये बात आप याद रखना। कहां से आएगा बच्चों? 2011 से। ये आप याद रखना कि दोस्तों जनगणना 2011 की मुख्य विशेषता क्या थी। एक तो ये कि भैया उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे। पहला सवाल कि जब 2011 की जनगणना की गई थी उस समय हमारे भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम था CM चंद्रमौली। इनका नाम है बच्चों CM चंद्रमौली साहब। इनका नाम है चंद्रमौली साहब, CM चंद्रमौली साहब। ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस समय जो हमारा नारा था वो नारा क्या था? वो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और अगर मैं आपसे पूछूं G20 भारत में हुई है, G20 इस बार G20 की जो बैठक थी वो भारत में हुई है बेटा, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम बताना क्या थी? G20 की थीम क्या है? अगर आप लोग मुझसे जानते हो तो आप जवाब दोगे, मुझसे पढ़े हो तो जवाब दोगे। G20 की थीम क्या थी? तो बेटा G20 की अगर आप थीम की बात करते हो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। ये आप लोगों को मैंने आज सुबह ही पढ़ाया है, सुबह 6 बजे। बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपका पेपर होता है आप मेरी सुबह 6 बजे वाली क्लास मत छोड़ा करो। आप लोग मेरी सुबह 6 बजे वाली क्लास ये मिस मत किया करो, है ना। ये आप सुबह 6 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर करें, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको लेकर आऊंगा, और जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे आपके। अब दोस्तों 2001 में कौन थे भैया? 2001 में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन थे, तो भैया वो थे आपके जनगणना आयुक्त जयंत कुमार भाटिया। जयंत कुमार भाटिया। अब बच्चों बात आती है कि कुछ आंकड़ों के अनुसार जब हम लोग देखते हैं, जब हम 2011 के कुछ आंकड़े देखते हैं, उन आंकड़ों को देख लो। अगर मैं बात करता हूं कि 2011 के कुछ आंकड़े हैं, उन्हें देख लीजिएगा। आंकड़ों के अनुसार मैं आपको सबसे पहले यहां पर लेकर आऊंगा, 1872 के बाद भारत में ये 15वीं जनगणना है। बच्चों ध्यान से सुनो, 1872 के बाद हमारे भारत में आज तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। कितनी जनगणना हो चुकी हैं? 15 जनगणना हो चुकी हैं। जबकि आजादी के बाद कितनी होती हैं? आजादी के बाद हमारे भारत में 7 बार जनगणना हो चुकी है। मानव इतिहास की अब तक की सरकार द्वारा कराई गई ये सबसे बड़ी जनगणना थी। और बच्चों 2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी?
2011 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? अगर मैं 2011 की बात कर रहा हूं तो हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 121 करोड़। 2011 में हमारे भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ है। अब चल रहा है 2023, सॉरी 2024, 23 खत्म हो गया। अब हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर हैं बच्चों, यानी कि हम चाइना से भी 29 लाख ज्यादा हो चुके हैं। हम चाइना से भी 29 लाख ज्यादा हो चुके हैं, ये आप याद रखिएगा। अब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ के आसपास हो गई है। और ये सही आंकड़े में तब दे पाऊंगा आपको जब एक बच्चा कह रहा हो कुछ तो हम आगे हैं। क्या आगे हुआ, क्या फायदा ऐसी जगह। चलो अगला पॉइंट बच्चों मैं आपको लेकर चलूंगा यहां पर। अब आ जाओ जरा यहां पर, देखिए बच्चों, देखो बच्चों, जो पॉइंट मैं अब आपके सामने लिखूं और वो विशेष कर ये लिखूं कि ये पेपर में आ सकता है, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1.21 अरब, या फिर आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं 121 करोड़। 121 करोड़ बच्चों। 2001 से लेकर और 2011 तक हमारे जो भारत की पॉपुलेशन बढ़ी है वो 17.7 बढ़ी है। इसे लिख लो इंपोर्टेंट फैक्ट बनाकर, इसे लिख लो बेटा फैक्ट बनाकर। आपके पेपर में 110% पूछा जा सकता है। 110% पूछा जा सकता है कि बताइएगा पिछले 10 सालों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है। यानी कि 10 सालों में हमारी जनसंख्या बच्चों 17.5% से भी ज्यादा बढ़ गई है। 17.5% से ज्यादा, जबकि पिछले 10 सालों में 21% बढ़ी थी। अब तो फिर भी थोड़ी सी कम है। अगले पर आओ। अगला पॉइंट आता है बच्चों, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोगों के एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। अब बात आ रही है कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, अब बात आ रही है बेटा पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहां पर है बच्चों? अगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो दोस्तों पॉपुलेशन कहां पर है आपका? ये पॉपुलेशन है आपका उत्तर प्रदेश में। यानी कि 121 करोड़ में से बेटा 20 करोड़ आपकी कहां पर है? 20 करोड़ आपकी उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 121 करोड़ में से 20 करोड़ आपकी कहां पर है, तो 20 करोड़ लगभग 20 करोड़ है, पूरी 20 करोड़ नहीं थी। 19 करोड़ 98 लाख 7,360 2011 में थी। पूरी याद मत करना। अगला देखो दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो बेटा वो है आपका सिक्किम। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? जवाब दीजिए। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 2005 वालों को गलत जवाब है, 1975 में। अब आपने राज्य पढ़ लिए, राज्य के बाद देखो यूनियन टेरिटरी, आपने पढ़े स्टेट, ये दोनों हो गए स्टेट। अब मैं बात करता हूं दोनों यूनियन टेरिटरी की। हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी है 8, स्टेट कितने हैं? 28। बच्चों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में है? सर दिल्ली में। और दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आप लोग जानते होंगे। और सबसे कम कहां पर है बच्चों? सबसे कम है लक्षद्वीप में। सबसे कम है लक्षद्वीप में। इसका मतलब आपने स्टेट यूपी और यूनियन टेरिटरी दिल्ली, सबसे ज्यादा लोएस्ट की बात कर रहा हूं तो सिक्किम और लक्षद्वीप, सिक्किम और लक्षद्वीप। और बच्चों आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में 2 नंबर जरूर आएंगे। आपके पेपर में 2 नंबर जरूर आएंगे। अगर किसी का IBSE का पेपर है वो तो जरूर देख लेना। अब बच्चों ये वाला सवाल देखो, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दोस्तों हमारे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, डेंसिटी की जब बात आती है कि हमारे भारत की जो डेंसिटी है वो 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है आप समझते हैं? 382 का मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि 1 किलोमीटर के लोग, 1 किलोमीटर के
एरिया में भारत में कितने लोग रह रहे हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 382 मेंबर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। मतलब 1 किलोमीटर में आपके कितने 382 मेंबर वहां पर रह रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, वही चार क्वेश्चन स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का। सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो बेटा आपसे पूछ रहा है स्टेट, पहले मैं स्टेट की बात करूंगा, इसके बाद मैं आपसे यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा। तो बच्चों जब स्टेट की बात कर रहा है तो स्टेट है आपका बिहार, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, और सबसे कम की बात कर रहा है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। भारत में टोटल डेंसिटी 382 किलोमीटर है, 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। लेकिन अगर बात की जाती है सबसे ज्यादा कहां, सर बिहार में। सबसे कम पूछे तो साथियों वो हो जाएगी आपकी राजा का गैप। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आपका कमेंट्स पढ़ लूं। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? क्या नेटवर्क इशू है? सब सही है यार, बाद में बात कर लेना अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो। चलिए, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है तो दिल्ली, और सबसे कम की बात कर रहा है बच्चों वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखिए, अगली बात आती है साथियों एससी और एसटी। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है सर आप ही ने बताया था 1.21 अरब है, 1.21 अरब है। इसका 16%, 16.6 हमारे भारत में एससी हैं। समझ गए ना? आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में इस 121 करोड़ का 16.6% एससी है और 8.6% आपका एसटी है। क्या है बच्चों? एसटी है। अब इसके भी 4 सवाल बनेंगे। एससी भारत में सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां पर है? एसटी भारत में सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है? ये सवाल आपसे पूछेगा। आइएगा सर, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये 4 सवाल जो आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों ये बताओ सबसे ज्यादा भारत में एससी किस राज्य में है? बच्चों सबसे ज्यादा की अगर बात कर रहा है, आराम से सुनो, बिल्कुल प्यार से आराम से सुनना। सबसे ज्यादा एससी भारत में कहां है? अगर मैं बात करता हूं स्टेट विद हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, तो बच्चों उत्तर प्रदेश। अगर बात कर रहा है एससी की तो उत्तर प्रदेश बच्चों। अगर बात कर रहा है बेटा आपकी एसटी पॉपुलेशन की तो वो हो जाएगा आपका एमपी, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, बच्चों यूनियन टेरिटरी की जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो एससी हैं वो कहां पर हो जाएंगे? वो दिल्ली में हो जाएंगे। और बच्चों सबसे ज्यादा जो एसटी हो जाएंगे वो आपके लक्षद्वीप में हो जाएंगे, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक हर एक फैक्ट क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला देखिए और किस तरीके के सवाल आते हैं, लिंग अनुपात। अगर मैं लिंग अनुपात की बात करता हूं बच्चों, थोड़ा सा यहां आपको समझाना चाहूंगा लिंग अनुपात क्या होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं कि अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो पहले क्या करते थे, वो डॉक्टर से जांच करा लेते थे कि बेटा है या बेटी है। अगर बेटी होती थी तो गर्भपात करा दिया करते थे। समझ रहे हो ना? देखो बच्चों पहले क्या करते थे, अगर ये पता लग जाए कि इस आपकी वाइफ को बेटी है तो गर्भपात किया करा दिया करते थे। तो जिससे क्या होती थी, लड़कियों की जनसंख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही थी। मतलब अगर मैं बात करूं अबॉर्शन करा दिया जा करते थे यार, क्या उस लड़की को जीने का अधिकार नहीं था? वो बड़े पापी लोग होते हैं जो इस काम को करते हैं। बच्चों आप एक बात बताना, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बुआ जी हो, आपकी कोई रिलेशन वाली हो, अगर उनको प्रेगनेंसी के दौरान जब आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हो तो आप हॉस्पिटल में क्या पूछते हो कि क्या कोई लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है? क्यों? क्योंकि आप अपनी वाइफ का चेकअप किसी लेडीज से कराना चाहते हो। बोलो यस या नो? जब आपकी वाइफ को बेबी होने वाला है तो आपकी कोई सिस्टर है, आपकी कोई बुआ जी है, आपकी कोई मिलने वाली है, तो आप हॉस्पिटल में जाके एक बात बोलते हो क्या, कि मुझे जो है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने के बारे में बताओ।
आज क्यों स्पेशलिस्ट डॉक्टरनी के बारे में पूछ रहे हो? जिस दिन गर्भपात करा रहे थे उस दिन आपको शर्म नहीं आई? तो ये जो अबोर्शन कराते थे बच्चों, अब तो खैर बिल्कुल बंद हो गया है, अपराध है ये। इसका मतलब सेक्स रेशो होता क्या है दोस्तों? सेक्स रेशो ये होता है, अगर अपनी पर बारी आ रही है तो आप लोग महिला पूछ रहे हो, है, और जब तुम्हारे घर में बेटी हो रही है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। बेटा हो रहा तो ढोल बज रहे हैं, और बेटी हो रही है तो मातम छा गया, यार बेटी हुई है, कहां से होगा? अरे जब घर में बेटी पैदा होती है तो वो अपने हिस्से का पैसा खुद लेकर आती है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मैं सच बता रहा हूं आपको। इनको देवी कहा जाता है, कभी आपको लगे, ये देवियां होती हैं दोस्तों। अगला देखो, सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो ये कहना चाहता है, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर हमारे भारत में बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे भारत में 1000 पुरुष हैं तो बेटा महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। अगर बच्चों बात की जाए, मैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं आपको, 2011 के अनुसार आपको बता रहा हूं बच्चों। मैं लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं लड़कों की कम करता हूं, लेकिन मैं लड़कियों की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये देवी का रूप होती हैं। और किसी ने बड़ा सत्य कहा है कि पढ़ाए जाते हैं लड़के और पढ़ जाती हैं लड़कियां। अपनी अपनी मम्मी को सुनाना इसको, और उनको सुनाना जो अबॉर्शन कराने के लिए भागे फिरते हैं। पढ़ाए जाते हैं लड़के और पढ़ाई जाती हैं लड़कियां, उड़ाए जाते हैं लड़के, उड़ जाती हैं लड़कियां, और कल्पना चावला जैसा नाम पूरे वर्ल्ड में नाम कर जाती हैं लड़कियां। आज ऐसा हिंदुस्तान का कोई एग्जाम नहीं है बच्चों जिसमें लड़कियां टॉप ना कर रही हो। समझ रहे हो ना? इसे जाके आप सुनाना जरूर उन लोगों को, गधों को, जो ऐसा काम करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 943। इसका मतलब ये हुआ कि जो 57 बचे इनका क्या होगा कालिया? इन 57 का क्या होगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 57 जो होंगे ये अनमैरिड रह जाएंगे। ये 57 जो होंगे बच्चों ये अनमैरिड रह जाएंगे। इन्हें आप कुआरा बोल सकते हो, अनमैरिड बोल सकते हो, रंडुआ कह सकते हो। शादी नहीं हुई तो न जाने आप लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इनकी शादी नहीं होगी, है ना? तो दोस्तों ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अब खैर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, लोगों को समझ आ रही है अब। बच्चों जब बेटा साथ न दे तो बेटी ही साथ देती है, ये आप याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं, हमारे भारत में लिंग अनुपात 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 943 है। अगला देखो, लिंग अनुपात की जब हम बात करते हैं, लिंग अनुपात बेटा सबसे ज्यादा भारत में कहां है? केरल में। सबसे कम कहां है? हरियाणा में। बच्चों हरियाणा से क्वेश्चन पूछ सकता है, हरियाणा में इतने समझदार लोग हैं, हरियाणा में इतने ज्यादा खिलाड़ी हैं। अगर मैं बात करूं जो 1020 बता रहे वो करंट का आ सकता है दोस्तों, करंट का आ सकता है ना? हरियाणा में सब लोग खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है लोगों को, और फिर भी उनकी सोच देखो अब कैसी है यार। अब आप बताओ यार, ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना मामला, इसको सुधारना होगा, इनको ठीक करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल शोभा, आपका स्वागत है मेरी प्यारी बहन, आइएगा जरूर। ठीक है भैया, सर आप हरियाणा से हो? नहीं बेटा मैं तो यूपी से हूं। अगला देखो, पांडिचेरी में सबसे ज्यादा है और भैया का सबसे कम आपका दमनदीव में है। अब मैं आपको लेकर आता हूं बेटा, ये वाला सवाल आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साक्षरता दर, हमारे भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है बच्चों? अगर मैं पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करता हूं तो बच्चों साक्षरता दर हमारे भारत में 74.4% है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो बच्चों आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे भारत की साक्षरता दर वो 74.04% है। ये पूरे भारत का लिटरेसी रेट है, ये पूरे भारत का। यूपी में मैं मेरठ से हूं बेटा, मेरठ में गंगानगर रहता हूं, ठीक है? आपको बता देना चाहता हूं, ये ध्यान रखिएगा, पूरे भारत की जो लिटरेसी रेट है वो 74 है। अब इसमें कितने मेल है कितने फीमेल हैं, अब जरा वो देख लीजिएगा दोस्तों। बात आती है, अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में कि कुल मिलाकर 82% लोग पढ़े लिखे हैं। 82% लोग, ये मैं बात कर रहा हूं 82% मतलब पुरुष पढ़े लिखे हैं। और महिलाओं की बात करता हूं तो बेटा 65%, यानी कि 18 पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो दोस्तों महिला लगभग 35 ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब आप देख लीजिएगा लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, साक्षर किसे माना जाता है। अब बात आती है कि साक्षर किसे कहा जाएगा, साक्षर किसे कहा जाएगा बच्चों?
मैं अभी साक्षर की बात कर रहा हूं, साक्षर थे कि नहीं, साक्षर किसे कहा जाएगा? 82% मैन आर एजुकेटेड। ओके बच्चों, आप ये बताओ कि जो हम लोग साक्षर बोलते हैं किसको बोलते हैं? बच्चों साक्षर की जब बात आती है तो साक्षर उसे बोला जाएगा जिसकी एज भारत में 7 साल से ज्यादा हो। कितने? 7 साल से ज्यादा हो। आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे भारत में जो भी बच्चा 7 साल से ऊपर का है, कितने साल से? 7 साल से ऊपर का है। और बच्चों ये बात आप याद रखिएगा, वो किसी एक भाषा की जानकारी रखता है, लिखना पढ़ना जानता है। भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं वो कितनी है? बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत में टोटल लैंग्वेज कितनी है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सर वो 22। उनमें से किसी एक भाषा की जानकारी रखता हो, उम्र 7 वर्ष से ज्यादा हो, लिखना और पढ़ना जानता हो, उसे साक्षर माना जाएगा। तो ये पूछा जाता है साक्षरता की डेफिनेशन क्या होती है कि जो ऐसा बच्चा जो 7 वर्ष से ऊपर का हो, ऐसा भारतीय जो 7 वर्ष से ऊपर का हो, किसी एक भाषा की जानकारी रखता हो, उसे साक्षर कहा जाएगा। अगला देखिए, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है बच्चों? आपकी केरल में है, लगभग 93%, 92% लगभग। अगला देखिए, अगला था बेटा राज्यों में सबसे कम, बिहार में, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, और बच्चों सबसे कम हो जाएगी आपकी दादर नगर हवेली में। सबसे कम हो जाएगी आपकी दादर नगर हवेली में। यहां तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलिए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। अब आ जाओ, ये नहीं कराने मुझको, ये भी नहीं कराना, आइएगा। ये तो सब हो ही चुका है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां रह रहे हैं। अब आ जाओ सीधे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज करते हैं बच्चों। आप आर यू रेडी? जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें कोई डाउट तो नहीं है क्या? जो अभी तक आपको पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब देखो कितने प्यारे रूप में आप लोग जवाब दोगे, कितने प्यारे रूप में आप जवाब दोगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जवाब देना बच्चों, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जवाब क्या आएगा? सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा घनी आबादी है? अगर मैं घनी आबादी की बात करता हूं तो दोस्तों घनी आबादी हो जाएगी आपकी बिहार में। भैया अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, पॉपुलेशन की बात करता हूं तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन कौन से स्टेट आते हैं जरा बताना। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन कौन से स्टेट आते हैं? पहले पे यूपी है, दूसरा बताओ। नहीं 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 नहीं, आप आराम से बताइएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में, नहीं बताओगे तो। अगला देखिए, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? बच्चों अगर आपसे पूछ रहा किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो साक्षरता दर वो है केरल में। बेटा कितनी है जरा बताना, बताना कितनी है बच्चों? मैंने आपको बताया था लगभग 92%, लगभग 92% मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला देखो, सॉरी 94% के आसपास। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। इस सवाल का जवाब कौन बच्चा नहीं दे पाएगा? इस सवाल का जवाब कौन बच्चा नहीं दे पाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? बेटा अपना स्कोर जरूर बताना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना 25 में से आज स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों ये है आपका 382। वो कितना है? 382। सबके कमेंट्स देख रहा हूं, प्लीज स्कोर जरूर बता के जाना। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सर सिक्किम। और मैंने ये भी आपको बताया था कि सिक्किम जो भारत का राज्य बना था ये 1975 में बना था बच्चों। ध्यान रखना, जीडी वाला बच्चा लास्ट तक सुन के जाएगा। अगला देखिए, हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? अब ऑल इंडिया बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, बताइए बच्चों कितना है हमारे भारत का लिटरेसी रेट? सबसे पहले सुभजीत पोल ने बताया है और बिल्कुल करेक्ट बताया आंसर कि हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है बच्चों। ये रहा, वेल डन, आप सभी ने वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने काम किया है। मैं 10 पे आपका स्कोर पूछूंगा कितना आया। अगला देखिए, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू माना जाता है? भारत की जनगणना का इतिहास लगभग कब से शुरू माना जाता है? लगभग तो बच्चों देखो, आप कैसे याद करोगे? मैंने बताया था कि यानी किसने कराई थी? इजराइल में मूसा ने। यहां 1749 में हुई थी स्वीडन में। कहां पर? स्वीडन में। और बच्चों 1872 में हुई थी भारत में। और किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किन शहरों में की गई थी? मतलब ये कोई इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं थी, पूरे भारत की नहीं हुई थी, 2 शहरों की हुई थी। मतलब हमारे भारत में जो पहली बार जनसंख्या की गई थी पूरे भारत में वो तो 1872 है, लेकिन 2 शहरों में की गई थी पहले। तो बच्चों 2 शहरों में इलाहाबाद और बनारस, इन दोनों में की गई थी। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद मतलब वर्तमान प्रयागराज। तो आंसर आ जाएगा आपका 4, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो यार ये सवाल शायद दूसरी बार आ गया है ना? दूसरी बार आ गया ना ये सवाल, ये बेवकूफ आज कैसे आया 2 बार? कोई बात नहीं, तो हमें तो पता ही आंसर बेटा आपका बिहार आना है। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो किसके काल में संपन्न हुई थी? बच्चों पहली बार जनगणना हुई थी आपकी लॉर्ड ये रहा 1872, 1881। तो पहला कौन है बच्चों? मेयो। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना % है? ये अब सवाल मैंने नहीं बताया था शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। मैंने इतना बताया था आपको कि 2001 से लेकर 2011 तक जो पॉपुलेशन बढ़ी थी दोस्तों, वो बढ़ी थी 17.7%। ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर 121 करोड़ में से मैं बात करता हूं दोस्तों, 121 करोड़ में से यूपी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20 करोड़ है। मतलब 20 छिक्का 120, लगभग 16% के आसपास, 16.5% के आसपास, है ना? लगभग 16.5%। अगला देखिए, अगला सवाल है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में आबादी सबसे ज्यादा है? किस राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? जरा बताइएगा, किस राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं सर, वो आपके उत्तर प्रदेश की है, लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या मतलब गांव में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा किस राज्य में है? बेटा गांव की जिंदगी सबसे अच्छी होती है। मैं तो एक गांव का रहने वाला हूं, गरीब किसान का बालक हूं। मैं तो गांव में रहा हूं, शुरू से गांव में रहा हूं। वो बात अलग है कि बीच में हम लोग चले गए बाहर, इलाहाबाद रहे कुछ टाइम। मैं इलाहाबाद रहा हूं बच्चों कुछ टाइम, आपको बता दूं मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मेरठ में हुई है सारी, और मैं इलाहाबाद कुछ दिन रहा हूं बस। एक बच्चा पहला तीसरा वाला सवाल गलत है, एक बार देख लें। हाँ तो सही तो है यार, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? कौन है भैया ये? सही तो है यार, लॉर्ड मेयो। कहा है गलत है इसमें? कौन है बच्चा ये? क्या प्रॉब्लम आ रही है बोलो, सही नहीं है? बताओ, आप बताओ। चलिए, तो बच्चों आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये देखिए, सबसे ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, नहीं रिपन नहीं बताया यार, रिपन नियमित रूप से बताता हूं, रिपन जो है नियमित रूप से, यानी कि 10 साल बाद रिपन के समय में होगी। आंसर आ जाएगा हिमाचल। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, एसटी भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? अगर मैं पूछ रहा हूं भारत में एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बच्चों जब एसटी की बात आएगी तो आपका जवाब आएगा सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टाइगर ज्यादा है, इसीलिए बच्चों इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अब तो खैर उत्तराखंड में टाइगर ज्यादा हो गए हैं। अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, देखो बच्चों भारत की साक्षरता, ये तो दूसरी बार आ गया, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। किस राज्य की जनसंख्या मतलब बढ़ने के बजाय घटी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हुई है? केरल, नागालैंड, गोवा या तमिलनाडु? ऐसा भारत का एक ऐसा राज्य है बच्चों जहां पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटी है, तो दोस्तों वो है आपका क्या? वो है आपका नागालैंड, वो है आपका नागालैंड। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूनियन टेरिटरी का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है? सर लक्षद्वीप का। अब थोड़ा तेज चलो बेटा, समय खत्म होने वाला है। हाँ, 121 करोड़ में से कितने लोग शहर में रह रहे हैं? ये भी देख लो बेटा, 121 करोड़ में से कितने लोग ऐसे हैं जो शहर में रह रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं? बता दो दोस्तों। तो शहर में रहने वाले लोगों का परसेंट जो है वो लगभग 31.15 है बच्चों। कहीं पर ये आपको 31.20 भी लिखा मिलेगा, आप लोग इसे 15 भी सही समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बच्चे कुछ जो होंगे लगभग 68% के आसपास जो होंगे ये आपके गांव में होंगे, 68 पॉइंट कुछ के आसपास ये आपके गांव में होंगे। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आजादी के बाद भारत में कौन सी जनगणना हुई है? आजादी के बाद भारत में लगभग कितनी जनगणना हुई है? तो आजादी के बाद बेटा 1951 में पहली हुई थी, देख भी लो, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हो चुकी है। कितनी बार? 7 बार। अगला देखो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भैया ध्यान रखिएगा 72 में हुई थी, लॉर्ड मेयो में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर किस स्टेट में है? मतलब जहां पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिला कम पढ़ी लिखी है, वो कौन सा स्टेट है? ये सवाल थोड़ा इलॉजिकल सा आ गया है, यहां तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा गुरुजी। बताइए दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आएगा राजस्थान। बच्चों अगर फैमिली में कोई भी ऐसा हो ना जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, माँ हो, पापा हो, या वाइफ हो, या बच्चे हो, अगर उसकी तबीयत खराब रहे ना तो फिर आपका दुनिया में कहीं मन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अपने हाथ से न जाने क्या छूट रहा है, ऐसा लगता है कि न जाने क्या खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं दुनिया में। ऐसा मुझे ही लगता है कि ऐसा सच में है, ऐसा मुझे ही लगता है बच्चों कि ऐसा है सच में। खैर मैं तो इस दुख को पिछले 15-16 महीने से कंटिन्यू देख ही रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता है यार, आंखों का दर्द बता देती है कि बंदे को प्रॉब्लम है कुछ। आज अभी हमने आपको बताया था कि नगरीय परसेंट कितना है, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 31.5% के आसपास, ये देख लीजिएगा। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट आता है, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भैया भारत में जनसंख्या घनत्व आपका 382 था। लास्ट सवाल, ये होमवर्क है आपका। हम लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं? हम लोग लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं बच्चों? लिंग अनुपात निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर हम लोग बात करते हैं महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जल्दी 1900 देख लो, भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। लास्ट का सवाल देख लो, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है केरल। 20 में से कितने ठीक हुए जरा बताना, 20 में से कितने ठीक हुए आपके? बीस में से कितने ठीक हुए? 19। अरे वाह, वेल डन, वेल डन। तो बच्चों ये तो आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा कि पहले थ्योरी पढ़ाओ फिर उसके एमसीक्यूज कराओ, पहले थ्योरी कराओ और फिर उसके एमसीक्यूज करवाओ। सुबह 6 बजे मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूं, आप लाइव आया करो, आपको सही गाइडेंस और सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन, और कल वहां एक रैपिड फायर हो रहा, आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बस मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, उसको भी आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। सर आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं?
उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनो साथियों। जिन भी बच्चों का जीडी का पेपर है और जो बच्चा जीडी का एग्जाम निकालना चाहता है वो मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, वो मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो। और ये मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, आप लोगों को मैं सुबह 6 बजे बताऊंगा। कल सुबह 6 बजे जो आईबी वाले बच्चे हैं, एमटीएस वाले बच्चे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, आप लोग मुझे सुबह 6 बजे यूट्यूब पर लाइव मिलना एसएससी अड्डा पर। कल एक रैपिड फायर होगा, कल एक रैपिड फायर होगा बच्चों, जो 100 क्वेश्चन का होगा, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिएगा, और मुझे फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ठीक है, फीडबैक देके जरूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय बच्चों।